नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं विवेक डेली अपडेट्स। यहाँ हम डिस्कस करेंगे हाल ही की कुछ घटनाओं पर जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहली खबर सामने निकल के आ रही है कि हाल ही में श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पर अपनी रिपोर्ट पेश की गई है और लोकसभा द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के परीक्षण के लिए पिछले वर्ष दिसंबर में बीजू जनता दल के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता में श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति का गठन किया गया था। अब समिति की कुछ मुख्य सिफारिशें हम देख लेते हैं कि इस समिति ने क्या सिफारिशें दी। तो पहला कि नियोजन की समाप्ति के बाद कर्मचारी को ग्रेच्युटी भुगतान की समय सीमा वर्तमान 5 साल के निरंतर सेवा में घटाकर 1 साल की जानी चाहिए और ग्रेच्युटी से संबंधित प्रावधान सभी प्रकार के कर्मचारियों जैसे ठेका मजदूर, आवधिक कामगार, नियतकालिक श्रमिक तथा दैनिक मासिक वेतन कर्मचारी आदि का विस्तृत किए जाने चाहिए और अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिकों को संहिता में एक अलग श्रेणी के रूप में उल्लिखित किया जाना चाहिए और अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष रूप से एक कल्याण कोष गठित किया जाना चाहिए और इस कोष में श्रमिकों के मूल राज्यों, रोजगार देने वाले राज्यों और ठेकेदार प्रमुख नियोक्ताओं और पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों द्वारा अनुपातिक रूप से योगदान किया जाना चाहिए। अब इस कोष का उपयोग विशेष रूप से उन श्रमिक कर्मचारियों के लिए किया जाना चाहिए जो किसी अन्य कल्याणकारी सहायता के अंतर्गत रक्षित नहीं है। अब पंजीकृत प्रतिष्ठानों, प्रवासी श्रमिकों तथा भवन एवं अन्य विकेंद्रीय विनिर्माण श्रमिकों के डेटाबेस के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाना चाहिए और अब इनकी सामाजिक सुरक्षा संहिता, इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि इसकी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 को पिछले वर्ष दिसंबर माह में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और किंतु इसके कुछ प्रमुख प्रावधानों पर विशेष चिंताएं उठाई गई और इसके कारण विधेयक को स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा के लिए संबंधित वर्तमान में लागू 9 कानूनों को प्रतिस्थापित करेगी और इसका उद्देश्य कर्मचारियों की सामाजिक एवं इससे संबंधित मुद्दों से संबंधित कानूनों में संशोधन तथा उसका समेकन करना है। इसके बाद भवन एवं विनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष में योगदान हेतु किसी भी विनिर्माण कार्य पर कुल लागत का 1% उपकर लगाया जाएगा, जो यही उपकर बाद में इस योजना में काम आएगा और यह कोष भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्म कार्य मतलब कि नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम अधिनियम, जिसको BOCW एक्ट कहा जाता है, जो 1996 में पारित हुआ था, का एक भाग है और इसके अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रावधान किए गए हैं। अब अगली खबर पे बढ़ते हैं जो कि काफ़ी बड़ी खबर है और ये है स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन के नाम पे। तो 2 अगस्त 2020 को स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन जो अंतरिक्ष यात्रियों डग हर्ले और बॉब बेहकन के साथ मेक्सिको की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतार दिया गया है। अब ये जान लेते हैं कि स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन है क्या। तो मई 2020 में क्रू ड्रैगन 9 साल में अमेरिकी धरती से मनुष्यों को लॉन्च करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। इसका निर्माण एलन मस्क हमने पिछले वीडियो में इनका एक नाम आया था जब हमने मंगल के रोवर के बारे में बात की थी। तो एलन मस्क के स्पेसएक्स द्वारा किया गया और तथा नासा द्वारा निजी कंपनियों को अंतरिक्ष स्टेशन की उड़ानें सौंपने की योजना का एक यह हिस्सा है और स्पेसएक्स को नासा के व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था। इस कार्यक्रम को वर्ष 2010 में अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया और इसी तर्ज पे भारत सरकार ने भी इसरो के कुछ कार्यक्रमों को व्यावसायिक या कॉमर्शियल करने का निर्णय लिया है। अब
क्रू ड्रैगन का निर्माण स्पेसएक्स के द्वारा विकसित ड्रैगन 1 को उन्नत करके किया गया है। जो पहले इसके ड्रैगन 1 था, इसी को विकसित करके इस क्रू ड्रैगन का निर्माण किया गया है। और यह 1 मई 2012 तथा मार्च 2020 के मध्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आवश्यक वस्तु को पहुंचाने के मिशन पर 20 बार लॉन्च किया जा चुका है। अब इस मिशन का महत्व क्या है? यह अंतरिक्ष यात्राओं के इतिहास में पहली बार था कि अंतरिक्ष यात्रियों ने किसी निजी कंपनी द्वारा निर्मित और लॉन्च किए गए अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया, और इस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण क्षेत्र में एक युग के शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इस अंतरिक्ष यान को फाल्कन 9 नामक रॉकेट के द्वारा कक्षा में पहुंचाया गया। फाल्कन 9 रॉकेट के निर्माण भी स्पेसएक्स के द्वारा ही किया गया था। अब इस मिशन को डेमो 2 कहा गया क्योंकि यह एक प्रायोगिक तौर पर परीक्षण उड़ान थी, जिसे सफल होने पर आगामी महीनों में अंतरिक्ष में अन्य मिशन के लिए भेजा जाएगा। तो ये एक बड़ा कदम नासा की तरफ से निकल के सामने आया है। अब देखते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट आता क्या है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला है गैलापागोस द्वीप समूह। अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये शब्द काफ़ी परिचित लगा होगा। जब आपने डार्विन का सिद्धांत पढ़ना शुरू किया होगा तो ये फर्स्ट लाइन में ही आपको ये द्वीप समूह पढ़ने को मिला होगा, गैलापागोस द्वीप समूह। तो गैलापागोस द्वीप समूह लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है तथा इक्वाडोर का एक भाग है। यह द्वीप समूह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत महासागर में स्थित है, और यहाँ पे पाए जाने वाले विशाल कछुओं, जिन्हें स्पेनिश में गैलापागोस कहा जाता है, के नाम पर इस द्वीप समूह का नामकरण किया गया है। इक्वाडोर ने वर्ष 1935 में गैलापागोस को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में विकसित किया और इसे वन्य जीवन अभयारण्य ही घोषित किया। अभयारण्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभय और अरण्य, ऐसा अरण्य या जंगल जहाँ पे जीव जंतु अभय यानी बिना भय के घूम सके, तो घोषित किया। और यह अभयारण्य वर्ष 1959 में गैलापागोस राष्ट्रीय उद्यान के रूप में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1978 में यह द्वीप समूह यूनेस्को का पहला विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। अब चार्ल्स डार्विन ने इस द्वीप को अपने आप में एक दुनिया के रूप में वर्णित किया था। अब ये चर्चा का कारण क्या है, ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं कि हाल ही में फ्लोटिंग सिटी कहे जाने वाले चीनी मछुआरों के जहाजी बेड़ा को गैलापागोस द्वीप समूह के पास देखा गया था। इसके बाद से इक्वाडोर सतर्क हो गया है। चीनी मछुआरे प्रतिवर्ष इस मौसम में इक्वाडोर के जलीय क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं, क्योंकि इस समय इस क्षेत्र में ठंडी हम्बोल्ट धारा उच्च पोषक तत्वों को लाती है, जिससे समुद्री प्रजातियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे ये जो हम्बोल्ट करंट है ये किस तरह से इक्वाडोर की तरफ बहती है, जिससे वहाँ की मछलियों के लिए उपयुक्त वातानुकूलन या वातावरण विकसित हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जलीय जीवों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। और इसी वजह से चाइनीज़ जो शिप हैं वो यहाँ पे मंडराने लगती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN, इस शब्द को भी आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। तो ये EVIN होता क्या है? तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यान्वित किया जाता है। और EVIN का लक्ष्य देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन के भंडार तथा बाजार में उपलब्धता और भंडारण तापमान पर वास्तविक समय की जानकारी देना है। तो इसे आप एक सॉफ्टवेयर की तरह ही मान सकते हैं, जिसमें कि जितने भी वैक्सीन के चेन पॉइंट्स हैं और जो उनके कोल्ड स्टोरेज हैं उनकी जानकारियाँ इसमें दी जाती है। अब भारतीय वन्य जीवन संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
जिसको WII भी कहा जाता है, के द्वारा वैश्विक बाघ गणना के भाग के रूप में ही लियोपोल्ड के देखे जाने संबंधी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें इस माह के अंत तक जारी किया जाएगा। अब जो भारत में तेंदुओं के लिए अलग से गणना नहीं की जाती, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा प्रति 4 वर्ष में किए जाने वाले बाघ सर्वेक्षण के दौरान कैमरा ट्रैप छवियों के आधार पर तेंदुए सहित अन्य वन्यजीवों की आबादी का भी अनुमान लगाया जाता है। तो इसी अनुमान के तहत भारत में तेंदुओं की अंतिम औपचारिक गणना 2014 में आयोजित की गई थी, जिसमें इस प्रजाति की आबादी 12,000 से 14,000 के मध्य आकलित की गई है। सर्वेक्षण में बाघ के निवास के आसपास के क्षेत्रों में ही 8,000 तेंदुए होने का अनुमान लगाया गया है। अब इस पद्धति में कुछ समस्याएं क्या हैं कि बाघ सर्वेक्षण के साथ साथ तेंदुओं का सर्वेक्षण काफ़ी कठिनाई भरा होता है, क्योंकि तेंदुआ अक्सर जंगलों की बाहरी सीमा पर मानव बस्ती के नज़दीक रहने का अभ्यस्त होता है, जबकि बाघ एक चालाक जीव होता है जो सामान्यतः जंगलों के बीच में रहता है, और इसे तेंदुओं की सही संख्या का अनुमान लगाने में काफ़ी गलतियां हो जाती हैं। तो ये 12,000 से 14,000 की जो संख्या यहाँ बताई गई है, वो बहुत आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते या विश्वसनीय नहीं है। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की तरफ, जिसमें पहला खबर निकल के सामने आ रहा है कि नया रायपुर में देश का 6वां सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स तैयार किया जा रहा है, और इसे 110 करोड़ रुपए की लागत में तैयार किया जाएगा, और 138 एकड़ क्षेत्र में यह निर्मित होगा। और इसमें इस पूरे गोल्फ कोर्स में लगभग 18 होल्स होंगी, और ये बाद में खेल की दुनिया में निवेश को बढ़ावा देने में ये मदद करेगा। अगली खबर है कि सरकार की जो महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है राम वन पथ गमन योजना, उसके तहत एक निर्णय लिया गया है कि सीता की रसोई और राम लक्ष्मण की गुफाएं भी संवरेंगी। ये सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ियों में स्थित सीता बिंगरा और हाथीफोड़ गुफा के पास स्थित ये सीता की रसोई और राम लक्ष्मण की गुफाओं को भी इसके तहत संवारने का निर्णय लिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जिससे जिले में और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसके अलावा बेल आइकॉन भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।